नमस्कार। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड सिंगर और पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति, जो कि कुंभ 2025 में हिस्सा लेने के लिए जा रही हैं। ये कुंभ में एक स्पेशल परफॉर्मेंस देंगी। सो आज ये हमारे साथ में, और कुंभ से जुड़े ये हमसे काफी बातें शेयर करने वाली है, अपनी तैयारी को लेकर हमसे आज खुलकर ये बात करेंगी। सो कविता जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोस्ट वेलकम। बहुत खुशी है कि कुंभ मेला में परफॉर्म कर रही हूँ, और वो अकेले नहीं परफॉर्म कर रही हूँ मैं। मेरे साथ, आपने जब मेरे को पद्मश्री बोला तो मैं बोलूंगी मेरे साथ मेरे पद्म भूषण, मेरे हस्बैंड डॉक्टर एल सुब्रमण्यम भी परफॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ मेरा होगा, सेकंड हाफ उनका होगा। तो वी आर तो वेरी सबसे हैप्पी, क्योंकि एक बहुत हम लोग जाना चाह रहे थे कुंभ में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम परफॉर्म करें और उस जगह पे जाएं, यू तो कविता जी, सूत्रों से खबर है कि आप 8 तारीख को आप कुंभ में अपना एक स्पेशल परफॉर्मेंस दे रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो नो। 8 तारीख को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं कविता जी? ऐसा क्या तैयारी में लगी हुई हैं आजकल? नहीं, वो एक एक वो तो एक स्पिरिचुअल मामला ही हो जाता है कि कुंभ में जा रहे हैं, और नेचुरली वहाँ स्पिरिचुअल गाने होंगे। और मुझे ये भी पता है कि जब मैं गाती हूँ तो ऑडियंस थोड़ा बहुत फिल्म के गाने भी सुनना पसंद करते हैं। तो मैं भजन गाऊंगी, और अगर एक आध ऐसा फिल्म सॉन्ग्स हो जो इस मूड के साथ सूट हो जाए, जैसे मैंने भैरवी में ओम नमः शिवाय गाया था। अब वो फिल्म गाना है, लेकिन वो बहुत इस मौके पे बहुत सूट होगा। इसलिए इस तरीके से ऐसे कुछ शिव जी पे, राम जी पे, अलग अलग भगवानों पे भजन होंगे। और मेरा ऐसा ही कार्यक्रम होगा। फिर सेकंड हाफ थोड़ा शास्त्रीय संगीत की तरफ अच्छा, जाएगा। आप बॉलीवुड गाने, मतलब एक दो गाना बिल्कुल नहीं गाएंगी कुंभ में? नहीं, अगर अगर ऑडियंस चाहे, देखिए वहां जाने के बाद जो लोग सुनने वाले हैं, उनकी जो पसंद होते हैं, वो अगर चाहते हैं कि मैं कुछ गाऊं तो मैं कभी ना नहीं बोलती, क्योंकि वो लोग सुनने आए हैं वहां पे। मैं यही गाऊंगी ऐसा नहीं होता है ना, कि वो सुनने वाले भी खुश होके जाए। उसमें से किसी ने, ऑडियंस में से कोई कह दिया कि ये गाइए आप, और अगर मैं गा सकी तो मैं 100% गाऊंगी। ऐसा नहीं है कि फिल्म से ही तो मेरी पहचान हुई है, बोलिए आप, जो भी मैं हूँ बॉलीवुड की वजह से हूँ। तो इसलिए आई लव बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो अगर कोई बोले तो मैं जरूर गाऊंगी। कविता जी, वैसे फिल्मी करियर में, सिंगिंग करियर में आपने इतने मतलब धुरंधर गाने गाए हैं कि जितना हम कहें उतना कम है। तो ऐसे कुछ गाने जो आपके दिल के हमेशा करीब रहते हैं, कि अरे मतलब जिसको आप कभी भी सुन सकते हैं। मतलब दूसरे आर्टिस्टों का कि मेरा अपना, आपका मेरे खुद खुद का, के। आपका खुद का। अच्छा, मेरे खुद के गाने ऐसे होते हैं कि कई सारे गाने मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि जब सुनती हूँ मैं लगता है कि यहाँ बेटर हो सकता था, हम्म। यहाँ बेटर। वो तो फीलिंग मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के साथ ही ये होता है कि घर जाने के बाद कुछ उपज आता है, फिर बोलते हैं अरे ये उपज हमने क्यों, ये जगह क्यों नहीं ली। बट ऑन द होल कुछ कुछ गाने हैं, जैसे लव स्टोरी 1942 हो, या तू ही रे हो बॉम्बे का, या देवदास, या हम दिल दे चुके सनम के गाने हो, या हवा हवाई हो। ये सब गाने मुझे बहुत पसंद हैं। आई लव देम। और मुझे लगता है कि आई एम वेरी लकी कि ऐसे अच्छे अच्छे गाने मुझे मिले। जी। तो आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, पर बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं, पर सबको अच्छे अच्छे गाने भी तो मिलने चाहिए ना। कविता जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई एक्टर हुआ, वो फिल्म शूट करता है तो बाद में क्या वो फिल्में नहीं देखता, क्योंकि अरे हमने ही तो काम किया है। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपने कोई गाना गाया है तो बाद में आपको लगता है कि हम इसको क्या सुने हैं, हम इसको गा के तो खुद आए हैं, या तो किसी फिल्म में उस गाने को फिल्माया गया है तो आपने देखा है कभी कि कैसे लगते हैं एक्टर्स मेरे गाने पर? ऐसा कभी हुआ है? कुछ गाने तो जरूर सुनने को मन करता है, पर ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं जो मुझे, उस टाइम मैं इतनी मतलब रोज गाती थी स्टूडियो में, तो फिल्म्स देखने का मौका नहीं मिलता था। और उस टाइम नेटफ्लिक्स तो था नहीं, ना मोबाइल फोन्स थे कि हमने फट से देख लिया हमारा गाना। तो अभी कभी कभी, अभी जब यूट्यूब में कभी कभी जाती हूँ, मैं देखती हूँ अरे ये गाना मैंने गाया था। अब देखती हूँ कैसे फिल्माया गया है, मुझे याद नहीं है, या वो फिल्म मैंने देखी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब जाकर मैं देखती हूँ कि अच्छा ये गाना ऐसे फिल्म हुआ, ऐसे फिल्माया गया, ये है ये है। वो उस जमाने में उतना अपॉर्चुनिटी, तो बहुत सारे गाने मेरे मिस हो जाते थे।
मतलब उसका फिल्मिंग देखना। अब यूट्यूब की वजह से थोड़ा फायदा हो गया कि मैं देख सकती हूँ। कविता जी, आपको पता है कि आज एक जब मैंने मित्र को बताया कि आज कविता जी कनेक्ट होंगी, तो पता है उसने मेरे से बोला, अरे वो कविता जो सौदागर में एक गाना गाया है उन्होंने, सौदागर ले जा तू दिल, वो एक गाना है आपका। सौदागर सौदा कर, दिल ले ले, दिल दे दे। बहुत अच्छा। बख्शी साहब ने बहुत अच्छा लिखा है गाना, आनंद बख्शी साहब ने। सुभाष जी के गाने ऐसे ही होते हैं और बख्शी साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। आप एक 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 स्क्रीन पे मतलब राजकुमार जी को देख रहे हैं, फिर दिलीप कुमार साहब को देख रहे हैं। टू जायंट्स, और इतना वो सीन्स जो उनकी जो इंटरेक्शन की जो सीन्स हैं, इतना ब्यूटीफुल हैं। टू टू इगोइस्टिक कैरेक्टर्स आपस में जब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, बहुत अच्छा है, और जरूर साथ में देखिए। कविता जी का जो गाना आता है वो तो चार चांद लगा ही देता है। बहुत अच्छा, लक्ष्मी जी का तो काम बहुत ही बढ़िया है। मतलब स्पेशली सुभाष जी के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे गाने दिए हैं। डेफिनेटली जरूर देखें, यू लाइक इट। कविता जी, आप भोलेनाथ से क्या मन्नत मांगेंगी? आप वैसे पर्सनल रहती है, ये सीक्रेट रहती है, बट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इस बार सोच रही थी कि मैं मन्नत मांगने नहीं जाऊंगी। पहले तो भोलेनाथ को शुक्रिया अदा करूंगी कि इतने साल हमारा हाथ पकड़ के उन्होंने रखा है, और मुश्किलों के टाइम पे भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है उन्होंने। तो एक तो पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी भोलेनाथ जी को, भगवान को, कि इतना हमारा ख्याल रखें। और दूसरी बात होता है कि मैं फैमिली पर्सन हूँ, तो नेचुरली मेरे मेरे बच्चे, मेरे पोती पोतियों का वो लोग अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, उनका उनका जिंदगी खुश रहे, उनके लिए तो प्रार्थना जरूर करूंगी मैं। अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम दोनों को बहुत प्रोटेक्शन दिया है और म्यूजिक में रखा है, और बहुत कुछ ईश्वर ने हम दोनों को दिया है। पर बच्चों के लिए हमेशा, बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन, इनके लिए टेंशन तो रहता है कि ये लोग खुश रहे। वो तो जरूर मांगने जाऊंगी, पर थैंक यू भी बोलने जाऊंगी। कविता जी, हमने सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो देखा था जिसमें एक मिस्टर इंडिया का गाना था, हवा हवाई। आपसे पहले उसको आई थिंक आपने ही शायद कहा था कि लता मंगेशकर उसको गाने वाली थी, आप सिर्फ डबिंग के लिए गई थी। लता जी नहीं, मुझे लगता है आशा जी का गाना था। वो लता जी का टाइप नहीं था। मुझे लगता है आशा जी, वो जिस जिस स्केल में किया हुआ था, सी शार्प स्केल में, मुझे लगता है वो आशा जी के लिए बनाया गया था। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि आप आशा जी, चुलबुला गाना, एकदम चुलबुला गाना था ना वो, एकदम। पर आपको ये नहीं लगता कि आपकी आवाज आशा जी पर भारी पड़ी? आपको ऐसा नहीं लगता? क्योंकि आपका जो आशा जी, जी, आपने जिस नहीं आपने वो गाना नहीं जो नहीं गाया, नहीं, मुझे लगता है ऐसा। नहीं। लता जी और आशा जी के बारे में कुछ मतलब बोलना ही गलत है। ये दोनों पहाड़ हैं हमारे लिए, बहुत ऊंची पहाड़ है। उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया और ऐसा ऐसा गाने गाकर हमें सिखाया कि बॉलीवुड में कैसे गाया जाता है। हम्म। ये लोग तो दे आर लेजेंडरी, और सालों सालों तक लोगों के दिमाग में छाए हुए रहेंगे। दोनों इतने होनहार आर्टिस्ट हैं। लता जी बोलिए, आशा जी बोलिए, किसको कम ज्यादा आप बोल सकते हैं? दोनों बिल्कुल पर्वत के तरह अटल, और अपने काम में अटल, और इतने बहुत ऊंचे बड़े आर्टिस्ट हैं दोनों, बहुत डेडिकेटेड। दे आर अमेजिंग आर्टिस्ट। मैं दोनों को प्रणाम करती हूँ। आज के समय में जो सिंगर्स आ रहे हैं, चाहे मैं हनी सिंह की बात करूं, सुनिधि चौहान, नेहा कक्कड़, तो इनमें से आपका पसंदीदा कौन है? क्योंकि न्यू जनरेशंस में भी जो 90s के जो एक्टर्स आजकल रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर, अरिजीत सिंह हैं, सुनिधि हैं, श्रेया जी हैं। ये लोग तो बहुत ही सुलझे हुए आर्टिस्ट हैं, और कुछ भी गा लेंगे, और कुछ भी, सब चीज बहुत अच्छा गाते हैं। तो मेरे हिसाब से टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पर मुझे कभी ऐसा फील होता है कि काश उनके टाइम में भी उनको एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक आर डी बर्मन, और एक मदन मोहन जी मिल जाते हैं। वो एक उस तरीके का जो काम है। और दूसरी बात है, फिल्मों में पहले ना स्टार्स बहुत लिपसिंग करते थे और गाते थे। अब हम्म। काफी गाने बैकग्राउंड में चला गया, या आइटम सॉन्ग जैसे हो गया है। तो हम्म। एक देखिए, जैसे लव स्टोरी का गाना है, दिल ने कहा चुपके से, अब मनीषा कोइराला जी वो गाना गा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो गा रही है, तो बड़ा इम्पैक्ट होता है। हाँ, जैसे मार डाला, माधुरी जी गा रही हैं, तो एक
काहे छेड़, एक इम्पैक्ट होता है उसका। पर अगर वो बैकग्राउंड में चले जाए वो इम्पैक्ट सेम नहीं है। तो आजकल मैं देखती हूँ कि काफी सारे गाने बैकग्राउंड सॉन्ग्स हो गए हैं। तो वो सिचुएशनल सॉन्ग्स जो होते थे उसको मैं मिस करती हूँ। पर टैलेंट तो बहुत है, बहुत। आजकल के सिंगर्स तो जो मतलब जैसे रियलिटी कॉन्टेस्ट में जाती हूँ मैं, बच्चे ऐसे से एक मतलब बच्चा एक सामने आता है ऐसा गाता है कि होश उड़ जाते हैं कि हम तो ऐसे कभी अपने बचपन में गा नहीं सके। क्योंकि यूट्यूब का जमाना है, बचपन से they've got social media, they are listening to western pop, they are listening to classical, they are listening to film songs। हर तरीके का गाने सुनकर जब तक वो लोग 7-8 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, माइंड बहुत फॉर्म हो जाता है म्यूजिक के मामले। वेरी वेरी टैलेंटेड चिल्ड्रन। पर कविता जी, आपको ये नहीं लगता कि जो पुराने गाने के जो रिमिक्स बन रहे हैं वो बंद होना चाहिए? क्योंकि फाल्गुनी पाठक भी, आई थिंक उनका एक गाना था मैंने पायल है छनकाई, उनका उन्होंने विरोध किया कि जो बात पुराने गानों में थी वो अब जो रिमिक्स आ रहे हैं उनको वो रिकन्वर्ट करके अब। एक्चुअली मैं भी नहीं, मैं भी रीमिक्स के बिल्कुल फैन नहीं हूँ। मुझे हाँ। रीमिक्स नहीं पसंद। मुझे हाँ। लगता है कि जो काम वो लोग करके गए, अभी आप लोग खुद नए कॉम्पोजिशंस करो, तगड़ा कॉम्पोजिशन करो, ताकि 50 साल के बाद लोग आपके गानों की रीमिक्स करने की कोशिश करें। तो आई एम नॉट अ बिलीवर इन रीमिक्स एट ऑल। पंचम दा के जो भी गाने पंचम दा की है ना, उनकी ऑर्केस्ट्रेशन, उनकी जो ऑर्केस्ट्राइजेशन गाने का होता था, पंचम दा से बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता ऑर्केस्ट्राइजेशन। कितना भी आप रीमिक्स कीजिए, ओरिजिनल पंचम दास चुरा लिया है, ओरिजिनल चुरा लिया, ओरिजिनल चुरा लिया। जी। अब कुंभ के बाद आपका क्या प्लान है? आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? आपके फैंस जानना चाहते हैं कि कविता जी अब नए गाने के साथ कब, कौन सी फिल्में और कब आ रही हैं? फिल्मों में मैं इतना नहीं गाती हूँ, सच बात है कि वो जमाना बदल चुका है। बहुत कम गाती हूँ अभी। अभी वो एक फिल्म बनी थी ना, उसमें गाया था मैंने। वो अपने वो गोधरा केस पे जो बना था एक फिल्म अभी, कौन किस एकता पर? कपूर जी ने बनाई। एकता कपूर जी ने जब एक फिल्म बनाई थी। साबरमती रिपोर्ट, द साबरमती हाँ, रिपोर्ट, आई थिंक। हाँ। हाँ, उसमें उसमें मैंने गाया। ऐसे कभी कभी गा लेती हूँ मैं, लगातार फिल्मों में नहीं गाती। लेकिन मेरा प्रोग्राम्स चलता रहता रहता है। कभी कभी कुछ गाने मैं बनाती हूँ, फिर यूट्यूब में जाता है, फेसबुक में, सोशल मीडिया में चला जाता है कुछ ओरिजिनल गाने मेरे। और बाकी कॉन्सर्ट्स, ऐसे म्यूजिक में जितना हो सके रहने की कोशिश करती हूँ। पर बड़े ब्लॉकबस्टर के गाने वो सब आजकल नहीं गाती मैं। पर कविता जी, आपने 90 का दशक भी देखा है, 2000 का दशक आप देख ही रहे हैं, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में कोई एक बदलाव तो आपको दिखता होगा कि जो 90s के दौर में था वो अब 2000 के दौर में नहीं है। हम्म। नहीं, गाने का टेस्ट भी बदल गया है, साउंड बदल गया है गानों का। और लिरिक्स तो मैं कहूंगी कि जिस तरह से 50, 60, 70, 80s और 90s में जो लिरिक्स होते थे, वो बख्शी साहब हो, मज्जू सुल्तानपुरी साहब हो, जावेद साहब हो, गुलजार साहब हो, जिस तरीके, और भी बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स जो हैं, जिस तरीके से उन्होंने गाने लिखे हैं, हम्म। उसके बाद ये नहीं कह रही कि अच्छे, अभी जैसे इरशाद कामिल ऐसे बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, लेकिन कहूंगी कि ज्यादातर मुझे गानों की लिरिक्स दिमाग में जाकर यहाँ रुकता नहीं है। या तो एक हुक लाइन होता है, फिर उसके बाद अंतरा कुछ या मुखड़ा कुछ, ऐसे बैठता नहीं है दिमाग में समहाउ। मुझे ये- लगता है लिरिक्स लिरिक्स फिल्मों के मतलब जिस तरह से फिल्में बन रही हैं उस तरह से भी लिरिक्स शायद हो रहा है। तो जो एक होता था ना, एक फिल्म बनती थी 7 गानों के साथ, 8 गानों हम्म। के साथ, म्यूजिकल्स म्यूजिकल्स होते थे ना, वो म्यूजिकल्स आजकल, जैसे भी फिलहाल वो गोवा में ताल का 25 साल हुआ, मैं गई थी सुभाष जी का फिल्म का। तो एक्चुअली मैं ताल बहुत साल पहले देखा, फिर मैंने प्रॉपरली बड़े स्क्रीन में पहली बार देखा। एक एक गाने की पिक्चराइजेशन और एक एक गाना जब आया लगता था बस यहाँ ये गाना होना ही चाहिए। तो वो जो म्यूजिकल्स बनती थी वो बहुत मिस करती हूँ मैं। कविता जी, अपने नए शो के साथ आप कब भोपाल आ रही हैं? जी, आपका लाइव शो कब होगा भोपाल में? आपके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं, भोपाल की जनता इंतजार कर रही है। पता नहीं कब होगा। जब होगा तब होगा, पता नहीं। कविता जी, एक जाते जाते आखिरी सवाल की, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हाल ही, सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ है। हाँ, बहुत तो वेरी सैड। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हम ये माने कि एक बांद्रा जैसी जगह जहाँ एक फिल्म हाँ, इंडस्ट्री का हब है, वहां उनके घर में हाँ। घुस के हो रहा है, तो इस बारे में आपका क्या विचार है?
मैं सोची हूँ कहाँ से ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, और कैसे वो आदमी घर के अंदर घुसा, कुछ समझ में। कभी कभी लगता है शायद कोई घर पे भी कोई स्टाफ हो जो हैंड इन हैंड था इसके साथ, आई डोंट नो। पर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। मतलब ये लोग, आप लोग इनको फिल्म के पर्दे में देखते हैं, कितनी खुशियां देते हैं लोगों को, कितनी खुशियां ये एक्टर्स बांटते हैं लोगों के लिए, और ऐसे लोगों को जाके आप अटैक कर रहे हो जो जिनको मतलब लोग देखकर स्क्रीन पे पैसे फेंकते हैं, खुश होते हैं। ऐसे लोगों को जाकर आप अटैक करते हो, इनको मतलब क्यों? ये नहीं कह रही कि बाकी लोगों को करना चाहिए, ये नहीं बोल रही हूँ, पर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। और अब मुझे लगता है एवरीबडी हैज टू लुक इनटू स्मार्टनिंग अप देयर सिक्योरिटी सिस्टम्स, कि गेटेड कम्युनिटी हो या घर हो, ऐसे हो कि कोई अंदर गेट से, या ऐसा हो कि कोई सिक्योरिटी इतना टाइट हो कि कोई अंदर आ ही नहीं सके। पर सबसे बड़ी बात कविता जी, रात के 2 बजे, मतलब मैं अभी देख रहा था, मैंने शायद अभी आर्टिकल बनाया था कि शायद 6वीं मंजिल पे घर है, और इतना हाई सिक्योरिटी के होने के बावजूद वो आदमी घर में अंदर घुसा, और वो ऊपर कैसे गया मालूम नहीं, ऊपर ऊपर कैसे से गया, कैसे? सबसे बड़ी बात। मुझे लगता है कोई सिक्योरिटी आदमी जो बिल्डिंग का है, शायद हैंड इन हैंड है, किसी को उसने पैसे देकर अंदर आ गया, पता नहीं क्या बात है। अगर कोई उसका मतलब क्या बोलते हैं, किसी को उसने ब्राइब दिया या किसी सिक्योरिटी आदमी, आई डोंट नो ये कैसे हुआ, ये वो आदमी कैसे आया, मैं भी सोच रही हूँ कि कैसे आया। तो कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट सुमित, खुश रहो। थैंक यू मैम। Bye.